आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जीवन में अच्छे अच्छे कार्य कर रहे होंगे। देखिए, अभी तक हम पीरियोडिक टेबल का अध्ययन कर रहे थे। पीरियोडिक टेबल में अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं। हम देख चुके हैं कि आपके आवर्त वर्गीकरण देख चुके हैं, लोथरमेयर को देख चुके हैं, बर्जीलियस को देख चुके हैं, हम डॉबे राइनर को देख चुके हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में देख चुके हैं। कैसे उनको हम याद करें, उन सब चीज हम देख चुके हैं, उन सबको हम देख चुके हैं। और हम पीरियोडिक टेबल की विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछला जो वीडियो था वो आपका था परमाणु आकार और अपवाद वगैरह जो भी थे उसके मैंने आपको सब कवर करा दिए हैं। अब उससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। उस इस पिछले जो वीडियो में उसमें हमने अपवादों को सीखा। आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा आयनन विभव। उसमें क्या-क्या विशेषताएं होती है उसकी, पीरियोडिक टेबल पर उसका क्या प्रभाव होते हैं, उसमें क्या अपवाद होते हैं, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हमने नाभिक के प्रभावी आवेश यानी जैव के बारे में देख लिया था, परिरक्षण प्रभाव के बारे में देख लिया था। इन सब के बारे में अभी तक हम अध्ययन कर चुके हैं। अब जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आपके आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बारे में हमको देखना है, इसके बारे में आज हमें अध्ययन करना है। देखिए, ये होता क्या है, इसको समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। जो अभी तक आपने अध्ययन किया है उससे ही सब कुछ रिलेटेड है, आप इतना विश्वास रखिए। शुरुआत करते हैं आपके आयनन विभव के बारे में। देखिए, आयनन विभव होता क्या है, का आयनन विभव उसके बारे में देखते हैं। आयनन विभव होता क्या है, आप हेडलाइन डाल लीजिए आपके आयनन विभव। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या इसी को बोलते हैं हम आयनन ऊर्जा। समझिए आयनन विभव क्या होता है। देखिए, ये आपका कोई भी अगर आपका कोई परमाणु है, उस परमाणु का ये नाभिक हो गया, ये उसकी फर्स्ट ऑर्बिट हो गई, ये उसकी सेकंड ऑर्बिट हो गई, ये उसकी थर्ड ऑर्बिट हो गई। ये कोई भी आपका परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक हो गया, न्यूक्लियस। ये इसकी आउटर जो सेल है वो फर्स्ट है, जो इसकी सेल फर्स्ट है, ये उसकी सेकंड है, ये थर्ड है। तो ये इसकी आउटर सेल हो गई। नंबर जो सेल नंबर 3 है वो इसकी क्या हो गई, आउटर सेल हो गई। इस आउटर सेल में कोई इलेक्ट्रॉन होगा, ये आपका कोई इलेक्ट्रॉन है। अब आप एक चीज समझिए, इस इलेक्ट्रॉन पर जो आपका नाभिक, इस इलेक्ट्रॉन पर जो आपका नाभिक बल लगा रहा है उसे हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये जो आपका नाभिक है, ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगा रहा है, इसको अपने प्रभाव में रख रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये आपका न्यूक्लियस ही होता है। अब सपोज कीजिए आप इस इलेक्ट्रॉन को हमको इससे बाहर निकालना है, इसको बाहर निकालना है, लेकिन इसको तो इसने जकड़ रखा है, इसने अपने इस नाभिक ने इस इलेक्ट्रॉन को अपने चंगुल में फंसा रखा है कि बेटा तू भाग नहीं सकता, इधर से तू इधर से भाग नहीं सकता, तेरे से मैं करती हूँ प्रेम। ये नाभिक इससे प्रेम करता है, इस इलेक्ट्रॉन से नाभिक क्या करता है, प्रेम करता है। ये ऐसे बंधे हुए हैं रिश्ते में कि ना बाबू मैं तो तेरा ही हूं। ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन से बोल रहा है बाबू तू मेरा ही है, अब मैं तेरे को छोड़ नहीं सकता। लेकिन छोड़ नहीं सकता तो अब क्या करेंगे भाई, इसको हमको बाहर निकालना है इस चुंगल से, तो क्या करेंगे, हम कोई तीसरा इंसान बीच में घुसाएंगे। तीसरा इंसान घुसाया हमने, यानी कि इसको हमने क्या दी, ऊर्जा दी। इसको हमने क्या दी, ऊर्जा दी। ये हमने इसको क्या दे दी, ऊर्जा। जब मैंने इसको ऊर्जा दी तो ये इसने अपनी इस सेल को छोड़ दिया, यानी इस प्रभाव से दूर हट गया। इससे जैसे ये दूर उठा तो मैंने जो ये ऊर्जा दी है, जो मैंने ये ऊर्जा दी है बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को इस नाभिक के प्रभाव से दूर करने के लिए, वो ही आपकी कहलाएगी, ये जो ऊर्जा है वो आपकी कहलाएगी आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, ये क्या कहलाएगी, आपकी आयनन ऊर्जा। के दोबारा से समझिए आप, ये आपका क्या है, कोई परमाणु, ये इसका नाभिक हो गया, ये इसकी बाह्यतम कक्षा हो गई। इस बाह्यतम कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन है,
ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, इस प्यार को मैंने क्या नाम दिया है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब इसके से प्यार से दूर करना है इसको, तो हमने क्या दी, ऊर्जा दी। उस ऊर्जा को हमने क्या कहा, आयनन ऊर्जा। इस प्रकार से समझिए, ये एक लड़की है, ये एक लड़का है, सॉरी सॉरी गाइस, देखिए ये एक लड़की है, ये एक लड़का है, ये एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ये एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, ऐसा वाला, बिल्कुल ऐसा वाला प्रेम करते हैं, ये समझ रहे हो ना, ऐसा वाला दोनों ही क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। ये दोनों प्रेम कर रहे हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है, ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन से प्रेम कर रहा है, यानी ये दोनों क्या है, बंधे हुए हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस नाभिक के, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस नाभिक के क्या है, प्रभाव में है, दोनों प्रभाव में है, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, कोई तीसरा इंसान आया, तीसरा बंदा आया, और तीसरा बंदा इस लड़की से भी प्रेम करने लग गया। लेकिन उसे ये पता चला कि ये वाला जो लड़का है ये इससे प्रेम करता है, तो क्या अब इस लड़की को इस लड़के से दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, वो तीसरा बंदा डाला जाएगा, वो तीसरा बंदा डाला जाएगा, फूट डाली जाएगी इनके बीच में। जैसे ये फूट डाली, ये लड़की इससे क्या हो गई, अलग हो गई, ये लड़की इससे क्या हो गई, अलग हो गई। तो इसको अलग करने के लिए वो लड़का आया, या लड़का आया, और यहाँ पर क्या आई, ऊर्जा। इस नाभिक के प्रभाव में कौन है, ये इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को इस नाभिक के प्रभाव से अलग करना है, तो क्या देंगे, ऊर्जा। जो हम ऊर्जा दे रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा, उसी को हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा। लेकिन अगर इतनी सी बात से आपका काम चल जाता, तो भाई ये तो हर किसी को आती है, ये तो हर किसी को आती है। इसमें होता क्या है, जो ये नाभिक है आपका, ये जो परमाणु है, ये तो मान लीजिए कोई ठोस का है या बॉन्डिंग में है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, ये बॉन्डिंग में है, जैसे ये बॉन्डिंग में है ना, अभी ये एलिमेंट ए है, ये एलिमेंट बी है, ये दोनों क्या है, बॉन्डिंग में है, ये बॉन्डिंग में। पहले तो इनको अलग करना पड़ेगा, फिर इनकी अवस्था देखनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए ये ठोस है, इसको द्रव में बदलेंगे, द्रव को फिर गैस में बदलेंगे। इसी के संदर्भ में एक शब्द आता है आपका, विलगित विलगित गैसीय परमाणु, विलगित गैसीय परमाणु। इस विलगित गैसीय परमाणु को समझिए आप क्या है, इस विलगित गैसीय परमाणु को समझिए क्या है। देखिए विलगित गैसीय परमाणु आपका होता क्या है, मैं भी आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये कोई एलिमेंट ए है आपका, ये एलिमेंट बी है, ये दोनों मिलकर बने हुए हैं, ए और बी, एक ए से एक बी से। जैसे कि मान लेते हैं NaCl, NaCl है, ये NaCl बना है। अब हमें क्या करना है, अगर मैं इस ए में से ऊर्जा बाहर निकालता हूं, सॉरी इस ए में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहता हूं, तो मैंने डायरेक्ट इसको ऊर्जा दी, इसको ऊर्जा दी मैंने। इस ऊर्जा को मैं क्या नाम दे रहा था, आयनन ऊर्जा। मान लीजिए आयनन ऊर्जा को बोलते हैं आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आईपी मैंने 200 जूल दिया, इसको कितना दिया, 200 जूल। मैंने कहा कि मैं 200 जूल ऊर्जा दे रहा हूं आपको, आप मेरे को ए एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के बताइए। आपने कहा सर बिल्कुल 200 दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया होगा। तो मैंने पूछा आपकी आयनन ऊर्जा कितनी हुई, आपने कहा सर 200। मैंने कहा अगर आप थोड़े समझदार होते तो अपना ध्यान केंद्रित करते इस जगह कि ये ए और बी है, ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बने हुए हैं, पहले तो हमें इनको अलग करना होगा। तो मैंने इनको अलग किया, इस ए को और इस बी को अलग किया। इसमें मान लीजिए मेरी 20 जूल ऊर्जा खर्च हो गई, इसमें मेरी क्या हो गई, 20 जूल ऊर्जा खर्च हो गई। अब जो ये आपका ए है, ये मान लीजिए किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में है ये। तो इस सॉलिड से मेरे को इसको लिक्विड में बदलना होगा, लिक्विड यानी द्रव में बदलना होगा। इस द्रव में बदलने के लिए मान लीजिए 50 जूल ऊर्जा खर्च हो गई। अब इस द्रव को मेरे को गैस में बदलना होगा, इसमें 50 हो गई, यानी 50 + 100 और 120 जूल ऊर्जा खर्च हो गई। तो मेरे पास 200 थी, मेरे को इस गैस तक लाने के लिए इसको, इसमें कितनी ऊर्जा खर्च हो गई, 120 जूल ऊर्जा खर्च हो गई। तो बची कितनी मेरे पास, 80 जूल।
जो आपकी 80 जूल ऊर्जा बची है वही क्या है आपकी आयनन ऊर्जा है। वो क्या है आपकी आयनन ऊर्जा। वही आपकी क्या है आयनन ऊर्जा। तो विलगित गैसीय परमाणु को समझिए। अगर कोई भी आपका परमाणु है वो मान लीजिए या तो सॉलिड स्टेट में है तो उसको पहले हम द्रव में बदलेंगे, फिर द्रव को उसमें किस में बदलेंगे, गैस में। यानी कि हमको जो परमाणु लेना है वो किसका लेना है, गैस या परमाणु लेना है, यानी गैस का परमाणु लेना है। तो जो ये परमाणु होगा ये कैसा परमाणु होगा, विलगित गैसीय होगा, विलगित गैसीय। तो परिभाषा देखिए क्या होगी इस आयनन विभव की। विलगित गैसीय परमाणु कि महत्तम कोश से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वह ऊर्जा ही आपकी क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। समझ आ गया। चलिए देख लीजिए, दोबारा से देख लीजिए अगर समझ नहीं आया है तो। विलगित गैसीय है, विलगित गैस को मैं यहाँ पर समझा चुका हूँ। विलगित गैसीय परमाणु क्या होता है, डेफिनेशन समझिए। विलगित गैसीय परमाणु की महत्तम कोश, ये महत्तम कोश है ना आपका, ये आपका महत्तम कोश हो गया यानी आखिरी कोश। विलगित गैसीय परमाणु के महत्तम कोश में उपस्थित नाभिक को अलग करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। समझिए आप, इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट आता है, उसको समझिए आप। ये चीजें समझ आ गई ना आपके। आयनन विभव क्या होता है, आयनन ऊर्जा क्या होती है आपकी। अब समझिए आप एक चीज, कॉन्सेप्ट समझिए आप। मान लीजिए मेरे पास ये कोई एम नाम का कोई परमाणु है। कैसा परमाणु है ये, विलगित गैसीय परमाणु है। इस परमाणु में से मैंने इलेक्ट्रॉन बाहर किया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। इस प्रकार से समझिए कि ये एम नाम के परमाणु के पास 10 क्या है प्रोटॉन और 10 ही आपके क्या हैं इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से समझिए इस एम नाम के परमाणु के पास 10 ही प्रोटॉन है, 10 ही इलेक्ट्रॉन है। इस विलगित गैसीय परमाणु में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया, प्लस। ये आवेशित हो गया। क्लियर है, ये कैसा हो गया, आवेशित हो गया। अब समझिए, अब मेरा मन नहीं भरा, मैं बोल रहा हूं ना भाई मेरे को तो और करना है। इस एम प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर करना है। इस एम प्लस में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन और बाहर कर दिया। तो बताइए इस एम प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया मैंने। अब देखिए पहली कंडीशन इसको समझिए, 10 थे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, बच गए इलेक्ट्रॉन 9, प्रोटॉन तो वही रहेंगे। अब मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन थे, एक और बाहर कर दिया, बच कितने गए मेरे पास इलेक्ट्रॉन 8। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर करेंगे तो डबल प्लस। अब मेरा मन नहीं भरा, मैं बोल रहा हूं एक और करूंगा मैं। तो मैंने क्या किया, इस डबल एम प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर कर दिया। तो मेरे पास अब कितने इसमें क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया तो तीसरा चार्ज और आ जाएगा, मेरे पास एक तीसरा चार्ज और आ जाएगा। क्लियर है। अब मैं पूछता हूं, मान लीजिए इसकी जो आयनन ऊर्जा है वो 1 है, इसकी आयनन ऊर्जा आपकी 2 है, इसकी आपकी जो आयनन ऊर्जा है वो 3 है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे बनता है कि बताइए, ये मैंने आपको दे दिया कि निम्न में से किसकी सर्वाधिक आपकी आयनन ऊर्जा होगी, या फिर आयनन ऊर्जा का बढ़ते हुए क्रम में क्रम बताइए। सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसकी होगी, I3 की। किसकी होगी, I3 की, IP3 ये सर्वाधिक होगी। इसके बाद IP2 होगी, इसके बाद आपकी IP1 होगी। यानी कि आपके एक परिभाषा से आप देखिए, आप यहां पर समझिए, यहां पर कोई उदासीन परमाणु था, ये विलगित गैसीय उदासीन परमाणु था, इसमें से मैंने आयन बाहर किया। यानी कि आयन को बाहर करने के लिए जो ऊर्जा, आयन बनाने के लिए, या फिर मैं भी ऐसे भी बोल सकता हूं कि आयन बनाने के लिए, आयन बनाने के लिए जो ऊर्जा
जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह क्या कहलाती है आपकी आयनन ऊर्जा। वही क्या कहलाती है आपकी आयनन ऊर्जा। क्लियर है? देखिए दोबारा से समझिए इसको। मेरे पास ये कोई उदासीन विलगित गैस या परमाणु है, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया। जैसे ही मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया, चार्ज कैसा आ गया? +1। तो इसकी आयनन ऊर्जा हो गई मान लीजिए 1। फिर मैंने कहा कि ना भाई मेरा मन नहीं भरा, अभी मेरे को और करना है इसमें से बाहर। तो M+ में से मैंने एक किया, जिसके पास 2 चार्ज आ गए, आयनन ऊर्जा 2। मेरा मन नहीं भरा, फिर मैंने इस M++ में से एक और कर दिया, M3+ आ गए, तो आयनन ऊर्जा 3। मेरा क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से सर्वाधिक आयनन ऊर्जा किसकी होगी? तो आपने कहा सर जी सर्वाधिक आयनन ऊर्जा होगी Ip3। Ip3 यानी Ip3 की सर्वाधिक होगी, Ip1 की कम होगी। ये इसका क्रम है। फिर मैंने बोला कि इसकी परिभाषा दूसरी क्या निकली कि आयन बनाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वही क्या कहलाती है? आपकी आयनन ऊर्जा। क्लियर है? चलिए अब आप लोग आगे देखिए। अब बात करते हैं कि जो आपका आयनन विभव है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो आपका अगला हेडलाइन होगी आयनन विभव की निर्भरता। आयनन विभव की निर्भरता कि आपका आयनन विभव किन किन चीजों पर निर्भर करता है। पहली चीज समझिए आप। मान लीजिए आपका एक परमाणु है और ये आपका दूसरा परमाणु है। ये आपका क्या है? दूसरा परमाणु है। एक मिनट बड़ा बना देता हूं मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ये आपका कोई दूसरा परमाणु है। देखिए ये आपका ए परमाणु है, ये आपका कोई बी परमाणु है। अब मेरे को एक चीज बताइए, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसकी बाध्यता कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इसकी बाध्यता कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन हो गया। इस नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पर जो प्रभाव होगा वो कहलाएगा आपका नाभिकीय प्रभावी आवेश। नाभिकीय प्रभावी आवेश। और यह आपका जो होगा इस पर वो भी आपका नाभिकीय प्रभावी आवेश होगा। क्लियर है? अब आप एक चीज समझिए, मेरे को ये चीज समझाइए, इसका आकार बड़ा है या इसका आकार बड़ा है? मेरे को आप एक चीज बता दीजिए, ये परमाणु ए का आकार बड़ा है या परमाणु बी का आकार बड़ा है? तो आप कहोगे सर जी हम अंधे तो हुए नहीं, हमको तो दिख रहा है कि परमाणु बी का आकार क्या है? बड़ा है। मैंने कहा बिल्कुल भाई, मैं भी अंधा नहीं हूं, आप भी अंधे नहीं हो। तो परमाणु जब बी का आकार बड़ा है, जैसे जैसे आकार बढ़ता है तो आपका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो क्या होता है? घटता है। आपने पढ़ा था ना, मैंने बताया था आपको कि जो आपका आकार होता है उसके डायरेक्टली क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती जैप होता है, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि भाई एक ये मान लीजिए इसकी सेल्स हैं, ये इसकी कक्षाएं हैं। इस कक्षा सबसे नजदीक वाली कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है, उस पर इसका प्रभाव अधिक होगा, इसका प्रेम इससे अधिक होगा, फिर इसमें होगा, इसके बाद सबसे कम इसमें होगा। जैसे जैसे आकार बढ़ रहा है तो आपका जैप यानी नाभिकीय प्रभावी आवेश का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। तो आकार पर भी आपका क्या होगा? डिपेंड करेगा आयनन विभव। किस प्रकार से? क्योंकि जो आपका आयनन विभव होता है, आयनन विभव, जो आपका आयनन विभव होता है वो आपके डायरेक्टली समानुपाती होता है आपके जैप के। जो आपका आयनन विभव होता है वो आपके समानुपाती होता है किसके? आयनन विभव के। जैप आपका जो है वो आयनन विभव के क्या होता है? समानुपाती होता है। या फिर मैं बोल सकता हूं कि जो आपका आयनन विभव है वो जैप के क्या होगा? समानुपाती होगा। और जो आपका आयनन विभव है, आयनन विभव वो आकार के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती।
ये तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो दोनों चीज। अब आप समझिए यहाँ पर जैसे जैसे आकार बढ़ा आए, जैसे जैसे आपका आकार बढ़ रहा है क्या हो रहा है, जैप का मान घट रहा है। जब जैप का मान घट रहा है तो आकार बढ़ रहा है। अब आपकी वो क्या थी परिभाषा, आप समझिए कि किसी भी विलगित गैस या परमाणु की बहानतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की जो आवश्यक ऊर्जा होगी वो क्या होगी, आयनन विभव। अब इसका इस पर नाभिक का प्रभाव क्या है, कम, और इस पर नाभिक का प्रभाव अधिक है। इस पर नाभिक का प्रभाव क्या है, अधिक, और इस पर कम है। जब इस पर नाभिक का प्रभाव कम है तो इसमें जो ऊर्जा देंगे हम वो कम देंगे। इसमें ऊर्जा क्या देंगे, कम, और इसमें ऊर्जा अधिक देंगे। अरे भाई समझ नहीं आ रहा क्या, समझिए। इस नाभिक के प्रभाव से इस इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता क्या होगी, अधिक। जब ऊर्जा की आवश्यकता अधिक हो रही है तो जो वो ऊर्जा दे रहा हूं वही क्या क्या होती है आपकी, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, और उसी आयनन ऊर्जा को आयनन विभव कहता हूं मैं। उसी आयनन ऊर्जा को आयनन विभव भी कहता हूं। जब ऊर्जा अधिक दे रहा हूं यानी आयनन ऊर्जा भी क्या दे रहा हूं, अधिक, यानी आयनन विभव भी क्या होगा, अधिक। जब आयनन विभव अधिक है तो जैप का मान भी तो अधिक ही प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर देखिए इस नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव अधिक है जबकि इस इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव कम है, और जो यहाँ पर ऊर्जा दे रहा हूँ वो क्या दे रहा हूँ, कम। यानी कि जो आपकी आयनन ऊर्जा है या आयनन विभव है वो डायरेक्टली किसके समानुपाती हो रहा है, जैप के। यानी कि आकार बढ़ रहा है तो जैप घट रहा है। जैप अगर घट रहा है तो आयनन ऊर्जा भी घटेगी, यानी आयनन विभव भी घटेगा। यानी कि जो आपका आकार है वो आपके आयनन विभव के भी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपका आकार भी आयनन विभव के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो रीजन पता चल गए, एक आपका आकार, देखिए एक तो आपका आकार और दूसरा आपका जैप, ये दोनों रीजन पता चल गए। यानी कि आयनन विभव इन दोनों पर तो निर्भर करता ही करता है। एक तो आकार पर, अगर आकार बढ़ रहा है तो जैप का मान घट रहा है, और जैप का मान अगर घट रहा है तो आयनन विभव का मान भी घट रहा है। क्यों, क्योंकि आयनन विभव आपके जैप के समानुपाती होता है। अगर आपका आयनन विभव का मान बढ़ेगा तो जैप का मान भी बढ़ेगा। आयनन विभव का मान बढ़ रहा है तो जैप का मान भी बढ़ रहा है। जैप का मान घट रहा है तो आयनन विभव का मान भी घट रहा है। और अगर आपका आयनन विभव बढ़ रहा है तो आकार घट रहा है, और आकार घट रहा है तो जैप भी घट रहा है। जैप भी क्या हो रहा है, घट रहा है। समझ आ गए दोनों, ये दो दोनों हैं आकार और आपका आयनन विभव। जो आपका आयनन विभव होता है वो आकार और किसके, किस पर निर्भर करता है, जैप पर। दो तो हो गए, अब तीसरा देखिए। अब आप तीसरा देखना। अब आप समझिए तीसरे कारण को कि तीसरा कारण क्या होता है आयनन विभव के। तीसरा जो कारण है कि आयनन की निर्भरता का जो तीसरा कारण है वो क्या है, तो देखिए तीसरा कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तीसरा कारण है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जो आपका आयनन विभव है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो ये इस प्रकार से निर्भर करता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो दो प्रकार से होगा। एक होगा अर्धभरित और एक होगा आपका पूर्ण भरित। जैसे कि देखिए एस कक्षा में तो भरेंगे ही भरेंगे इलेक्ट्रॉन, है ना, हाइड्रोजन को छोड़ के। हीलियम में भी दो आएंगे आपके, क्लियर है ना। तो देखिए ये क्या होता है, पी अर्धभरित में पी 3 हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण भरित में देखिए पहले पी 6 हो जाता है, एफ आपका 14 हो जाता है, डी आपका 10 हो जाता है। तो अर्धभरित में पी 3 हो जाएगा, डी आपका 5 हो जाएगा और एफ आपका 7 हो जाएगा। अगर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस प्रकार से है, P3Z5F7, P6ZF14 और D10, तो उनका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अर्धभरित और पूर्ण भरित है
तो आयोनाइजेशन जो है आपका, आयनन विभव जो है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो आपका है वो क्या होगा, अधिक होगा। इन दोनों में आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, अधिक होगा। तो 3 कारण समझा दिए। पहला कारण आकार, पहला कारण आकार, दूसरा कारण आपका जैव यानी कि नाभिकीय प्रभावी आवेश, नाभिकीय प्रभावी आवेश, और तीसरा जो कारण है वो क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार का, एक पूर्ण भरित और एक आपका अर्धभरित। क्लियर है, ये दोनों प्रकार से आई बात समझ में। चलिए अब आगे देखते हैं। तो जो आपके उपकोष होते हैं वो कितने होते हैं, एस, पी, डी और एफ, ये 4 ही होते हैं। देखिए पी में डी का और एफ का तो मैं बता ही चुका हूँ, एस पूरा पूरा भरा रहता है। जब एस पूरा पूरा भरा रहता है तो सर्वाधिक जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा या आपके आयनन विभव होगा वो किसमें होगा, एस में, उसके बाद पी में, डी में और आपके एफ में। यानी कि ये तो अर्धभरित और पूर्ण भरित दोनों में हो सकते हैं, ये आपके अर्धभरित और पूर्ण भरित हो सकते हैं, लेकिन ये पूर्ण भरित होता है इसलिए इसका सर्वाधिक क्या होता है, आयनन विभव होता है। समझ आ गया। चलिए अब देखते हैं इसमें अपवाद कौन कौन से हैं, जो आपके अपवाद हैं वो कौन कौन से हैं। लास्ट पॉइंट रह गया इसका अपवाद, इसके बाद रह जाएगा इसका कि इसकी आवर्त सारणी पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। पहले आवर्त सारणी पर इसका प्रभाव देख लेते हैं, आयनन विभव का आवर्त सारणी पर प्रभाव। तो आपकी न्यू हेडलाइन होगी, आवर्त सारणी पर, आवर्त सारणी पर आयनन विभव का या ऊर्जा, दोनों एक ही बात है, का प्रभाव, यानी क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। देखिए ये आपकी आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से ही है भाई, हम लेफ्ट और राइट, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, ये आपका अप है, ये आपका डाउन है। अगर मैं आवर्त सारणी में ऊपर से कहां पर आ रहा हूं, नीचे, अगर मैं आवर्त सारणी में क्या कर रहा हूं, ऊपर से किधर आ रहा हूं, नीचे, तो पहली बात मेरे को आप बताइए, मैं बता भी चुका हूं, आकार क्या होगा, आकार आपका बढ़ेगा। अगर आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो आकार बढ़ेगा। जब आकार बढ़ता है तो जैफ आपका क्या होता है, कम होता है। जैफ आपका क्या होता है, कम होता है। अभी तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो जैफ समानुपाती होता है आयनन विभव के, और जो आकार है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आयनन विभव के और आपका जैफ के। क्लियर है, ये दोनों चीज अभी तो बताई थी। अब आप इन दोनों चीजों को देखें, यहां पर जैसे जैसे मैं आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हूं, आकार का मान तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आकार का मान बढ़ रहा है, लेकिन जैफ का मान कम हो रहा है। और जब जैफ का मान कम हो रहा है तो आयनन विभव का मान भी कम होगा, यानी आयनन विभव क्या होगा, कम, यानी आईपी जो है आपका वो क्या होगा, घटेगा। जब भी मैं आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आऊंगा तो आपका आयनन विभव क्या होगा, घटेगा। मैं पहले भी समझा चुका हूं और मैंने आपको ये भी बता दिया है। समझ आ गया। चलिए ये तो ऊपर से नीचे की बात होगी। अगर मैं बात करूं, मैं नीचे से क्या जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं। जब मैं नीचे से ऊपर जाता हूं तो आकार बढ़ जाता है, आकार क्या हो जाता है, घट जाता है, जैप का मान बढ़ जाएगा, आयनन विभव का मान बढ़ जाएगा। ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो आकार बढ़ेगा, जैप का मान घटेगा, आयनन विभव का मान घटेगा। जबकि मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी आकार घट जाएगा, जैप बढ़ जाएगा, आयनन विभव बढ़ जाएगा। अब देखिए अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, बाएं से दाईं ओर जा रहा हूं, अगर मैं बाईं ओर से किधर जा रहा हूं,
दाईं ओर जा रहा हूं तो जो आपका आयनन विभव है, आयनन विभव, वो क्या होगा, बढ़ेगा। आयनन विभव क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, इस चीज को देखिए। जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, बाएं से दाएं जाता हूं, तो आकार क्या होता है, आकार बढ़ता है। आकार क्या होता है, घटता है। आकार घटता है। जैप का मान बढ़ता है। जब जैप का मान बढ़ रहा है तो जैप और आयनन विभव एक दूसरे के क्या है, समानुपाती। तो आयनन विभव का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये वाली कौन सी स्थिति होगी, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, और दाएं से बाएं इसका उल्टा हो जाएगा। और ये वाली स्थिति ऊपर से नीचे। समझ आ गया। दोबारा से देख लीजिए, आवर्त सारणी पर आयनन विभव का प्रभाव। जब आवर्त सारणी में आप ऊपर से नीचे आओगे तो आयनन विभव घटेगा। क्यों घटेगा, आकार बढ़ेगा, जैप घटेगा। और जब जैप बढ़ रहा है तो आयनन विभव भी घटेगा। जैप घट रहा है तो आयनन विभव। आप देखेंगे इस परमाणु आयनन जो विभव है आपका, उसका आपके आवर्त सारणी पर क्या क्या अपवाद हैं। तो अब आप टॉपिक डाल लीजिए आपका अपवाद। तो अपवाद नंबर 1 देखिए। अब आप अपवाद नंबर 1 क्या है, ये आपका बेरिलियम हो गया, इससे पहले लिथियम हो गया, लिथियम, ये बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये आपका नियोन। इसका परमाणु क्रमांक 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये आपका 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s1, 3 भर गए। अब बेरिलियम का देखते हैं, 1s2 2s2, ये 4 हो गए। इसका देखते हैं 1s2 2s2 2p1, ये बोरोन का हो गया। कार्बन का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2। इसके बाद नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, ये हो गया। इसका क्या आ जाएगा अंतिम, 4, इसका 5, इसका 6। क्लियर है। अंतिम कोष में यहाँ पर 3 आ रहा है ना, इसमें 4 आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा, इसी प्रकार से होगा। अब देखिए इसमें अपवाद क्यों है। अगर मैं सामान्य तरीके से अगर आवर्त सारणी में बाएं से किधर जाता हूं, दाईं ओर जाता हूं, तो जो आपका आयनन विभव है, आयनन विभव, जो आपका आयनन विभव है वो क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि आकार घटता है। और आकार घटेगा तो आयनन विभव बढ़ेगा। सामान्य तौर पर अगर मैं आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा हूं तो आयनन विभव बढ़ता है। क्लियर है। तो आपके हिसाब से क्या होगा, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और आपका नियोन। यानी सर्वाधिक किसको होगा, नियोन का। इसके बाद ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, कार्बन का, बोरोन का, बेरिलियम का, लिथियम का। क्लियर है। लेकिन अगर आप गौर करके देखो नाइट्रोजन को और बेरिलियम को, जो बेरिलियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है, पूर्ण भरित। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है, पूर्ण भरित। और जो नाइट्रोजन है उसका कैसा है, अर्धभरित। अभी बताया था ना निर्भरता में, तो वही चीजें आ रही हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है आपका, अर्धभरित, और आपका बेरिलियम का पूर्ण भरित। और मैंने अब बताया था कि पूर्ण भरित और अर्धभरित में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान नहीं है। यानी कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इनका क्या होगा, अधिक होगा। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, अधिक। आईपी क्या होगा इनका, अधिक। बताया तो था अभी, आईपी क्या होगा, अधिक, क्योंकि इनमें जैप का मान अधिक होता है। बताया था ना निर्भरता में अभी। तो सामान्य तौर पर देखिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं सामान्य तौर पर, सामान्य, अगर सामान्यतः बात करूं मैं तो बाएं से दाएं जाऊंगा तो आयनन विभव बढ़ना चाहिए। यानी कि आयनन विभव का जो क्रम होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा,
सामान्यतः जो होगा वो आयनन विभव का क्रम क्या होगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। लेकिन अगर बात करें किसकी, अपवादित रूप में, अपवादित रूप में अगर बात करूं मैं, तो क्या होगा, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इस बेरिलियम का इस बोरोन से क्या होगा, अधिक, यानी कि बोरोन पहले आएगा, इस नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से अधिक होगा तो नाइट्रोजन बाद में आएगा। तो क्या होगा क्रम, देखिए क्रम क्या होगा, लिथियम, इसके बाद लिथियम के बाद आपका बोरोन, बोरोन के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आपका होगा फ्लोरीन, फिर आपका नियोन। यानी अपवादित रूप में आपका क्या होगा, ये क्रम होगा। अपवादित रूप में क्या होगा, ये वाला क्रम होगा। समझिए दोबारा से, अब समझिए इसको। अगर मैं सामान्यतः बात करूं कि मैं अगर आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा हूं तो आयनन विभव बढ़ेगा। तो क्रम क्या होना चाहिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। लेकिन अगर आप बोरोन को, आप इस बेरिलियम को और आप इस नाइट्रोजन को देखो तो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसा है, पूर्ण भरित, और इसका अर्धभरित, अर्धभरित और पूर्ण भरित का आयनन विभव अधिक होता है। तो बोरोन का जो आयनन विभव है वो बेरिलियम से कम होगा, यानी बोरोन पहले आएगा, बेरिलियम बाद में आएगा, ऑक्सीजन पहले आएगा, नाइट्रोजन बाद में आएगा। पहला अपवाद समझ में आ गया। अब बात करेंगे अगले अगले अपवाद की, जो की अब बात करते हैं मित्रों अपवाद नंबर 2। अपवाद नंबर 2, और तुम भी मुझे थोड़ा सा सब्सक्राइब का ज्ञान दो। मैं तुम्हें दूंगा अपवाद नंबर 2, तुम मुझे दो सब्सक्राइब नंबर 100। क्लियर है? चलिए अब देखिए अपवाद नंबर 2। अपवाद नंबर 2 क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम आपका, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आपका आर्गन। देखिए अगर मैं, ये पहले याद कर लीजिए आप, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अगर मैं बाएं से किधर जाऊंगा, दाईं ओर जाऊंगा, तो आपका जो आयनन विभव है, आयनन विभव वो क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मैं बाएं से किधर जाऊंगा, दाईं ओर जाऊंगा, तो आयनन विभव बढ़ेगा। कब, सामान्यता तौर पर। तो सामान्यता क्रम क्या होगा, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। यानी सर्वाधिक आर्गन का होगा, सोडियम का सबसे कम होगा। लेकिन अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो देखिए मैं अंतिम कोष का लिख रहा हूं, 11 होता है इसका परमाणु क्रमांक, 11, इसका 12, इसका 13, 14, 15, 16, 17, 18, क्या हो जाएगा 2s1, 2s2, है ना। इसके बाद 2p6, 6 3 9, 2s2 आएगा, 1s2 सॉरी, ये क्या आएगा 1s2, 2s2, 2p6 और ये क्या आ जाएगा 3s1। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये। अब ये 12 आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3s2 अंतिम कोष में, इसके अंतिम कोष में क्या आ जाएगा 3s2। क्लियर है ना। इसके अंतिम कोष में क्या आ जाएगा 3s2, इसमें आ जाएगा p1, ये p2, p3, p4, p5, p6, इसी प्रकार से आएंगे अंतिम कोष p1, p2, p3, p6। अब आप देखिए इस मैग्नीशियम का पूर्ण रूप से भरित है, ये क्या है पूर्ण भरित। भाई मैंने अंतिम कोष लिखा है, देखिए सोडियम का ये है
11, तो ये एक और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला चलेगा 13, तो 13 किस में आएगा, पी में तो आएगा, 3p1 में, 3p1 में। अब देखिए ये क्या है, पूर्ण भरित, और ये आपका अर्धभरित। फास्फोरस आपका क्या है, अर्धभरित। जब आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूर्ण भरित व अर्धभरित होता है तो आईपी जो आपका आयनन विभव वो क्या होता है, अधिक होता है। तो जो मैग्नीशियम है उससे पहले क्या आएगा, एल्युमिनियम, तो अपवादित रूप से क्रम क्या हो जाएगा, अपवादित रूप से आपका आयनन विभव का क्रम क्या हो जाएगा, देखिए सोडियम, सोडियम, सोडियम के बाद आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद मैग्नीशियम, फिर आपका सिलिकॉन, इसके बाद आपका सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन, फिर आपका आर्गन। ये आपका अपवादित रूप से क्या हो जाएगा, इसका क्रम। अगर मैं सामान्य रूप से अगर बाएं से दाएं चलूं तो आयनन विभव बढ़ता है क्योंकि आकार घटता है, लेकिन मैग्नीशियम और फास्फोरस इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इनके जो कोष है वो पूर्ण रूप भरित होते हैं और अर्धभरित होते हैं, इसलिए इनका आयनन विभव भी क्या होगा, अधिक होगा। इनका आयनन विभव भी क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर है, क्या आपके आयनन विभव के बारे में जानकारी थी। अगर आपको मेरा जो कंटेंट है वो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा भी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, वीडियो को लाइक मारना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, घंटे के बटन को दबा देना,